हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इतने सारे एग्ज़ाम है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आप लोग उन चीज़ों को ना पढ़ते हो ना कुछ करते हो। मैंने इतनी सारी वीडियो तो बहुत कम लोग हैं जो उसको देख लेते हैं, कभी पढ़ लेते हैं। लेकिन आप पढ़ोगे तभी तो आपको कंटेंट मालूम चलेगा किसके अंदर क्या है। कुछ स्टूडेंट जो कंटिन्यू उसको पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं देख लेते हैं, इग्नोर मार देते हैं। तो आप पढ़ना, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मुझे उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार ज़रूर देखें, पढ़ें। क्योंकि आप ये मत समझना कि बीच बीच में आपकी वीडियो चली जाएगी। यदि हमने कोई टॉपिक उठाया है तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, चाहे वो अग्निवीर के लिए हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए हो, चाहे वो रीट के लिए हो, चाहे वो कॉमन टेस्ट CET के लिए हो। तो उनके लिए वो सारे टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट होंगे। जो मेरे से रिलेवेंट टॉपिक नहीं है तो मैं कोशिश यही करूँगी शायद से कि आपके जो रिलेवेंट मेरे टॉपिक नहीं है वो भी मैं एक अलग टीचर ला कर आपसे पढ़वाऊँगी। पूरी कोशिश है मेरी। अब आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा एक मृदा का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरी हमारा था आज। ये इसी टॉपिक का एक पार्ट था कि राजस्थान में मृदा यानी मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो मृदा के जो हैं हमने कुछ प्रकार पहले देखे थे। अब अगला जो हमारा प्रकार है वो हमारा 6ठा प्रकार होगा और वो होगी भूरी मिट्टी। ठीक है, यानी हमारा अगला प्रकार होगा भूरी मिट्टी। तो भूरी मिट्टी को समझते ही आपको यह थोड़ा याद आ जाता होगा कि हमने देखा था कि जो काली मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी होती है, रेड मिट्टी होती है वो भी बहुत चिकनी होती है। ठीक है, और वो बहुत उपजाऊ भी होती है। तो भूरी मिट्टी के नाम आते ही समझ में आने लग जाता है कि शायद ये जो मिट्टी है ये भूरे रंग की होगी। और ये कैसे क्षेत्रों में होगी? जहाँ पे नदियों का बहाव होगा, क्योंकि नदियाँ जहाँ बहती हैं वहाँ क्या करते हैं, अपने साथ जो मिट्टियाँ लाते हैं तो वो सफ़ेद रंग की मिट्टी होती है, भूरे रंग की मिट्टी होती है। तो यानी कि भूरी मिट्टी हमारे कहाँ पाई जाती है, पहले तो हम एरिया को इंकित करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि भूरी मिट्टी के लिए कौन कौन से ज़िले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है और किस चीज़ किस में कमी होती है। तो पहले है कि भूरी मिट्टी जो हमारी पाई जाती है स्टूडेंट, वो पाई जाती है अजमेर। अजमेर के साथ हमारे कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा में पाई जाती है। ये नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये यानी अजमेर पाई जाती है। इस वाले पार्ट की है ये हमारी, इस वाले पार्ट की है कि अजमेर पाई जाएगी, भीलवाड़ा नीचे पाई जाएगी, टोंक हमारा इधर पाई जाएगी, सवाई माधोपुर पाई जाएगी, करौली पाई जाएगी और राजसमंद। ठीक है, तो राजसमंद तो इधर से आ जाता है ये, और ये इस तरह से इसका जो है दोनों का मिक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और राजसमंद जो हैं यानी हमारे 6 ज़िले हैं जहाँ पर हमारी भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फेट जो होता है उसकी बहुत कमी होती है, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। उसका क्या होता है कि जो हमारा बनास, जो टोंक से नदी निकलती है, बनास नदी, जो हमारे राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यानी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी हमारी बनास, उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो अपोहा क्षेत्र का मतलब होता है जो नदी उसकी सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ बहती हैं वो अपोहा क्षेत्र हो जाता है उस नदी का। तो यानी कि बनास का अपोहा क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है वाली मिट्टी। आपको ध्यान रखना है कि बनास क्षेत्र में है जो भूरी मिट्टी है, और ये कृषि के लिए भी क्या होती है, उपयुक्त मिट्टी होती है। फिर अब अगला हमारा आ जाता है 7 नंबर पे, यानी 7वीं हमारी मिट्टी होती है वो होती है लवणीय मिट्टी। और लवणीय मिट्टी, लवणीय क्षार की मात्रा कहाँ बढ़ती है? जहाँ पानी का रिसाव ज़्यादा होता है। ठीक है, कि जहाँ पानी भरा रहता है तो उसे, जैसे सेम की समस्या, एक राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है सेम की समस्या। और उस सेम की समस्या में क्या होता है कि जहाँ हमारी नहरी क्षेत्र होता है उस नहरी क्षेत्र में पानी भर जाता है, फिर वो पानी सूखता नहीं है और उस पानी की जो उर्वरक, उस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उसको बोलते हैं सेम की समस्या। तो यानी कि ये जो हमारी लवणीय मिट्टी है, इस लवणीय मिट्टी का जो एरिया होता है उसमें सेम की समस्या होती है, जो राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है। और ये लवणीय की मात्रा कैसे आ जाती है कि हमें मालूम है कि जिस क्षेत्र में लवण जो होता है वो अधिक होता है, उस क्षेत्र में यदि पानी आता है तो क्या होता है कि केशिकाएं होती है, हमारे से नलियाँ होती है केशिका की, पानी इसके थ्रू यहाँ नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ लवण की मात्रा होती है ऊपर वापस आ जाता है, भरने के बाद ऊपर से आता है कोई भी चीज़, यानी केशिका नलियों के माध्यम से ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये लवण की मात्रा बढ़ जाती थी। ये एरिया कौन सा है, पहले तो हम एरिया इंकित करेंगे। तो पहला है गंगानगर, जहाँ पे हमारी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो यानी सबसे पहले गंगानगर में है, उसके साथ बीकानेर में है, उसके साथ बाड़मेर में है, और फिर कहाँ पे है, जालौर में। इन 4 ज़िले जो हमारे हैं, इन 4 ज़िलों में जो है इसकी समस्या ज़्यादा बनी रहती है। और इसमें क्षार और लवण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है।
यानी क्षार और लवण की मात्रा इसमें अधिक होती है। मैंने कारण बता दिया कि ये क्या है कि जैसे केशिकाओं के द्वारा वो नमक का पानी वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। उसके बाद क्या है कि पानी यहाँ भरा रहता है तो पानी वो सोखती भी नहीं है, नहीं सोखने के कारण क्या होता है कि वहाँ सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद क्या है कि ये उपजाऊ तो होती है मिट्टी, लेकिन उपजाऊ जब होती है उसमें पानी एक लिमिटेड हो, यदि अनलिमिटेड पानी भरोगे तो फिर उपजाऊ वो नहीं रहेगी। प्राकृतिक रूप से कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे थोड़ा ढलान होता है, थोड़ा नीचान होता है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। निम्न क्षेत्र जो होता है वहाँ पे क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। और इसमें क्या है, अधिक सिंचाई करने के कारण इसमें क्या होती है कि क्षार की और लवण की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने कह दिया नहीं, जहाँ नहरी एरिया है, जैसे ये नहर मैंने बताई थी, और इस नहरी एरिया में क्या होगा, इस नहरी एरिया में होगा कि जो पानी यहाँ आप भरा रहेगा तो क्या केशिकाओं के द्वारा पानी ऊपर आ जाता है। अधिक पानी होने के कारण क्या होता है कि इसमें क्षार और लवण की मात्रा अधिक हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ भूमि हो जाती है। तो यानी कि हमारी दूसरी लवणीय मिट्टी थी जो आज की हम क्लास ले रहे हैं। उसके बाद अगली हमारी होगी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अगली मिट्टी देखते हैं हमारी, जो हमने 8वें नंबर पे देखनी है, वो होती है जलोढ़ या कछारीय मिट्टी। जलोढ़ यानी जल से जो बनती है वो मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, जलोढ़। और कछारीय मिट्टी यानी कि जो जल आता है और उससे जो एक नई तरह की मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं कछारीय, जल के द्वारा। तो जलोढ़ मिट्टी या कछारीय मिट्टी दोनों एक ही होती है, आप कंफ्यूज ना हो। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे नदियों के मैदान होते हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है जलोढ़, ये पाई जाती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर इन जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट और कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, कम होती है। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जल भराव की क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। और साथ में इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू की खेती क्या करी जाती है, अधिक की जाती है। यानी गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू। साथ में क्या है कि ये जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो इसका विस्तार कहाँ होता है, जो हमारी नदियों का जो अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र, नदी नाले जो हमारे बहते हैं उनका जो अपवाह क्षेत्र जहाँ जहाँ से बह के आते हैं उस क्षेत्र में जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी में ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर एक कलर होता है, ये दो कलर होते हैं, कहीं पे रेड होती है और कहीं पर ये कैसी होती है, पीली मिट्टी होती है। यानी कहीं पे पीली और कहीं पे ये रेड मिट्टी, दो कलर इसमें पीली और कहीं पे ये कैसी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो यानी ये हमारी जलोढ़ मिट्टी के कुछ लक्षण थे जो हमारे नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है उसमें पाई जाती हैं। अगला जो हमारा है वो पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी नाम से सुनता होगा कि पर्वतीय जो एरिया हैं, यानी पर्वत से जो पानी नीचे बहकर आता है, यानी जिसके पैरों में, पर्वत के पैरों में जो मिट्टी बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्वतीय मिट्टी। पर ये मिट्टी क्या होती है कि बरसात होती है और वो उसके साथ बजरी वगैरह आ जाते हैं तो वो निर्मित होती है, तो उसकी परत कैसी होती है, थोड़ी पतली होती है, ठीक है। यानी पर्वतीय एरिया में जो मिट्टी बनती है उसकी परत पतली होती है, और परत पतली होने के कारण वो मिट्टी कैसी होती है, अनुपजाऊ, ठीक है। याद रखना है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जैसे पानी का ढलाव होता है, वो आती है तो उससे बजरी वगैरह आती रहती हैं, तो उससे पतली सी परत का निर्माण होता है। और पतली परत होने के कारण कैसी होती है ना, पर्वतीय मिट्टी की परत कैसी होती है, पतली होती है। और पतली होने के कारण उस क्या होती है कि गहराई, यानी गहराई उसकी कम होती है, और गहराई कम होने के कारण ये क्या हो, उपजाऊ भी कम होती है। साथ में हमारे कौन से एरिया में, तो यानी अरावली के निचले हिस्से में, यानी नीचे जो बसे हुए जो ज़िले हैं उनमें आती है। सिरोही है, अजमेर है, अलवर है, पाली है, उदयपुर है और राजसमंद। यानी ये ज़िले हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं और इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 9 मिट्टियों का वर्गीकरण देखा है। नॉर्मली क्वेश्चन इनसे पूछ ही लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कौन से एरिया में है, और साथ में इनमें कौन सी कैल्शियम की अधिकता होती है या फास्फोरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन की अधिकता होती है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद। आप जो पीछे 2 वीडियो हैं और ये तीनों को एक साथ मिला के आप देखें ताकि मिट्टियों का हमारा कंप्लीट होगा। और साथ में आपको सही लग रही तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।